हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है कोशिश स्टडी यूट्यूब चैनल पर आने के लिए। दोस्तों, बिहार डीएलएड फेस टू फेस एग्जाम 2020 प्रथम सेमेस्टर का 2 दिसंबर से आयोजित होने जा रही है। तो इसके संबंध में मैंने आप सभी को प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन पेपर ऑल सब्जेक्ट का टेलीग्राम पर डाल दिया है। अगर आपने पीडीएफ डाउनलोड नहीं किया है तो डाउनलोड कर लीजिएगा। अगर आप बिहार से डीएलएड कोर्स कर रहे हैं तो आपको पता होगा, या फिर कहीं से भी डीएलएड कोर्स कर रहे हैं तो इतनी जानकारी आपके पास होगी कि सेमेस्टर मार्क्स प्राप्त करना आपके लिए काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, क्योंकि जिस उद्देश्य से आप डीएलएड कोर्स कर रहे हैं उसके लिए बेहद ज़रूरी है कि सेमेस्टर मार्क्स आपका हाईएस्ट होना चाहिए, जिससे कि आपका मेरिट बिहार शिक्षक भर्ती के लिए अच्छा बन सके। तो इस वीडियो में हम आप सभी को इसके लिए फर्स्ट सेमेस्टर का जो F1 यानी कि पहला पेपर है समाज शिक्षा और पाठचर्या की समझ, इससे संबंधित VVI क्वेश्चन को हम इसमें ऐड किए हैं। ज़्यादा नहीं 10 से 15 क्वेश्चन होगा और सभी का सभी लॉन्ग क्वेश्चन होगा। लॉन्ग क्वेश्चन को ही हम क्यों शामिल किए हैं, वीडियो को पूरा देखिएगा और ध्यान से देखिएगा, जिससे कि आप सभी को एक एक पॉइंट समझ में आ सके और आपके लिए ये वीडियो काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल रहेगा। और इस चैनल के माध्यम से पहली बार आप सभी को बिहार डीएलएड से संबंधित सेमेस्टर वीडियो मिल रहा है, सेमेस्टर एग्जाम से संबंधित आपको ये वीडियो मिल रहा है। तो अगर आपका अच्छा सपोर्ट रहा तो मैं कोशिश करूँगा कि सभी सब्जेक्ट का VVI क्वेश्चन आपके सामने रखूँ और थोड़ी बहुत जो महत्वपूर्ण बिंदु हैं जो आपको ध्यान में रखनी चाहिए, मैं कोशिश करूँगा उसको भी शामिल करते हुए आगे बढ़ें। तो चलिए शुरू से शुरू करते हैं। एक बार वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए। नए साथी हैं तो इस तरह से वीडियो पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। दोस्तों, यहाँ पर हम परीक्षा से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न और कुछ महत्वपूर्ण बिंदु को कलेक्शन किए हैं। तो चलिए एक बार इस पर नज़र डाल लेते हैं। एक दिन पहले आप अपने परीक्षा सेंटर को ज़रूर ढूंढ लें। आप अभी तक एडमिट कार्ड डाउनलोड नहीं किए हैं तो एडमिट कार्ड डाउनलोड कर लीजिए, लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में है। कैसे डाउनलोड करना है हम पीछे वाले वीडियो में बताए हैं, तो आपको पता चल जाएगा कि आपका एग्ज़ाम सेंटर कहां पर हुआ है और किस कॉलेज में दिया है। इस बार जो है परीक्षा सेंटर होम सेंटर ही दिया है, यानी कि जिस डिस्ट्रिक्ट में आपका कॉलेज है उसी डिस्ट्रिक्ट में आपका एग्ज़ाम सेंटर बना है। जब आप एग्ज़ाम देने के लिए जाते हैं तो आपके पास एक ब्लैक पेन और एक ब्लू पेन, न्यू पेन रखिए। इसके अलावे आप एक्स्ट्रा पेन भी ज़रूर रखिए, क्योंकि कभी कभी पेन से संबंधित परेशानी अगर हॉल में हो जाती है तो वहाँ पर आपका समय बर्बाद होने की चांसेस बढ़ जाता है। तो इस बात को आप ध्यान में ज़रूर रखिए। कोशिश कीजिएगा कि जिस दिन आपका एग्ज़ाम हो आप अपने एग्ज़ाम सेंटर पर 45 मिनट पहले पहुँचे, जिससे कि आप सभी के मन में किसी भी तरह की घबराहट ना हो। साथ ही साथ आप अपना आंसर शीट कॉपी पहले प्राप्त कर सकें, जिससे कि आप अपना पर्सनल डिटेल अपने आंसर शीट कॉपी पर आसानी से भर सकें। तो इसके लिए आप ज़रूर समय से पहले पहुँचें। दोस्तों, अभी जो है गंभीर स्थिति चल रही है कोविड-19 को लेकर, तो इसके लिए होम सेंटर दिया गया है कि आपको ज़्यादा दूरी तय नहीं करना पड़े। साथ ही साथ इसके बचाव के लिए आप खुद भी सावधानी बरतें, इसके लिए मास्क लगाना न भूलें। परीक्षा हॉल में आप अपने मन को स्थिर जरूर रखें। जब भी आप परीक्षा हॉल में बैठते हैं तो थोड़ी सी या फिर किसी भी तरह की घबराहट ज़रूर होने लगती है, तो कोशिश कीजिएगा जितना भी हो सके या जितना आपसे पॉसिबल हो सके अपने मन को स्थिर रखें और पॉजिटिव सोचिए कि जो होगा सब कुछ अच्छा ही होगा। इसके बाद जब आपको आंसर शीट पेपर मिलता है तो ध्यानपूर्वक आप अपनी पर्सनल जानकारी और उससे संबंधित जानकारी जो आपको भरना है वो अच्छी तरीके से भरिए, कोई भी कटकुट नहीं होनी चाहिए। इसीलिए मैंने आपको कहा कि आप 45 मिनट पहले पहुँचिए। इसके बाद यदि कहीं पर आपको समझने में परेशानी होगी तो आप अपने शिक्षक से ज़रूर पूछ लीजिएगा, जो आपका कक्ष निरीक्षक होगा उनसे सलाह ज़रूर ले लीजिएगा। इसके बाद आप सभी के माइंड में होगा कि आंसर पेपर शीट जो मिलेगा वो कैसा होगा। तो दोस्तों, आपने मैट्रिक और इंटर का एग्ज़ाम दिया होगा,
जो आपका डिस्क्रिप्टिव पेपर होता है जिस पर आप आंसर लिखते हैं, सेम उसी टाइप का आपको पेपर मिलेगा। क्योंकि पिछले साल मैंने एग्ज़ाम में शामिल हुआ था तो उसमें सब कुछ मुझे मालूम है। साथ ही साथ आपको लैंडस्केप कॉपी मिलता है, तो उसमें आपको इसी तरह से कॉपी मिलेगा। तो इसकी लंबाई जो होगी ये आपका ज़्यादा होगा और चौड़ाई आपका कम होगा। तो इस तरह से आपको कॉपी मिलती है। कॉपी में पेज की बात करें तो आपको 24 से ज़्यादा पेज रहता है, 24 प्लस ही रहता है। मान करके चलिए कम से कम 24 पेज का आपको कॉपी मिलेगा। और सबसे जो ज़्यादा ज़रूरी बातें हैं, अगर आपने अपना आंसर शीट कॉपी भर लिया है तो आपको जब प्रश्न पत्र मिलता है तो प्रश्न पत्र का जो नंबर होता है, सीरियल नंबर जो होता है, वो आपने कॉपी पर ज़रूर लिखिए, ये छूटना नहीं चाहिए। और जब सब कुछ आप ये जान लेते हैं कि मैंने सब कुछ एक बार चेक करके कंफर्म हो जाइए कि सब कुछ सही से भर लिया है, तो आप जो है आगे की कार्रवाई यानी कि जो आपको आंसर देना है वो काम आप करेंगे। तो एक बार शुरू से लेकर अंत तक ज़रूर चेक कर लेंगे कि कोई भी तरह की जानकारी हमने गलत नहीं भरा है और कोई भी जानकारी हमसे छूटी नहीं है। अब जो दोस्तों बारी है प्रश्न उत्तर करने की, उत्तर लिखने की, तो यहाँ पर जो सबसे ज़्यादा समस्या हम लोगों के सामने आती है शुरुआती दौर में कि शुरुआत कैसे करें, शुरुआत कहाँ से करें, कौन से प्रश्न को पहले सॉल्व करें। तो दोस्तों इस वीडियो में हम आपको ये भी बताएंगे कि ये आपका F1 सब्जेक्ट कितने मार्क्स का होगा और इसमें कौन से प्रश्न कितने मार्क्स के पूछे जाएंगे, जिससे कि आपको वहाँ से भी एक आइडिया मिल जाएगा कि हमको कहाँ से शुरुआत करनी चाहिए। किसी भी प्रश्न को तो छोड़ना नहीं है, किसी भी हालत में कुछ ना कुछ लिखना ज़रूर है, लेकिन कैसे लिखेंगे, क्या लिखेंगे, वो भी हम आपको बताएंगे। तो सबसे पहले आप इसके लिए 5 महत्वपूर्ण पॉइंट को ज़रूर ध्यान में रखिए। जब भी आप सेल्फ स्टडी करते हैं तो सिलेबस से बाहर आप अपना समय बर्बाद मत कीजिए। दूसरा पॉइंट ये है कि पिछले साल के प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन पेपर को खुद से सॉल्व ज़रूर करें। ये सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। यहाँ से आपको बहुत सारी जानकारी मिल जाएगी कि कौन से प्रश्न कितने शब्दों में उसका उत्तर करना है, कितने मार्क्स का वो क्वेश्चन है, टोटल कितने मार्क्स का है, जिससे कि आपको एक आइडिया मिल जाएगा, पता चल जाएगा कि हमको किस तरह से इसको सॉल्व करना है, कितने शब्दों में जवाब देना है। इसके बाद यहाँ पर जब भी आप पेपर को सॉल्व करते हैं तो प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन पेपर हमने PDF टेलीग्राम में डाल ही दिया है। तो वहाँ पर जितने भी प्रश्न पूछे गए हैं उसको एक बार सबसे पहले रीड करना है। उसको रीड करने के बाद आपको उसे अपने कॉपी पर ज़रूर प्रैक्टिस करनी है। एक बार में याद नहीं होगा, 2 बार, 3 बार, 4 बार, 5 बार इसे पढ़ेंगे। पढ़ने के बाद जितनी शब्द हमको याद रहती है उसको तुरंत हम कॉपी पर लिखने का प्रयास करेंगे। दोस्तों मैंने पिछले साल जब एग्ज़ाम दिया तो मैंने पहले कभी नहीं पढ़ा था। जिस दिन मैंने एग्ज़ाम देने जा रहा था ना, उस दिन केवल बुक पढ़ा। उस दिन बुक पढ़ने के बाद हमको जो है 73% फर्स्ट सेमेस्टर में मार्क्स मिला है पिछले साल बिहार बोर्ड में। तो सोच सकते हैं कि जब हम एक दिन पढ़े एक सब्जेक्ट को तो 73% ला सकते हैं। अभी आपके पास 12 दिन का समय है, टोटल 12 दिन का समय है। 12 दिन में आप बहुत कुछ कर सकते हैं। आपको प्रत्येक दिन एक पेपर आपको खुद से सॉल्व करना है, लेकिन उससे पहले सभी क्वेश्चन को रीड करना है। उसके बाद ही उस क्वेश्चन को अपने कॉपी पर खुद से प्रैक्टिस करना है, क्योंकि जो आप खुद से लिखेंगे वही बातें आपको याद रहेगी। तो कोशिश कीजिएगा 2 बार 3 बार ज़रूर खुद से लिखें और वही पॉइंट आपको याद भी रहेगा। जैसे कि मान लेते हैं ये मेरा उत्तर है किसी भी प्रश्न का, और ये जो है सभी हेडिंग है और हेडिंग का भी कुछ ना कुछ डिस्क्रिप्शन होगा। तो हम क्या करेंगे, इस उत्तर का जितना भी हेडिंग होगा इस हेडिंग को सबसे पहले याद करेंगे। इस हेडिंग को याद करने के बाद इस हेडिंग का जो डिस्क्रिप्शन होगा, इसके अंदर जो कुछ पॉइंट होगा उसको भी पढ़ेंगे, जिससे कि हेडिंग को याद करने के बाद हमारा उत्तर जो होगा 5 भाग में बट जाएगा। 5 भाग में बटने के बाद क्या होगा कि सभी में हम कुछ ना कुछ अपने मन से लिख पाएंगे।
तो ज़रूरी है जितने भी प्रश्न होंगे उसको पॉइंट वाइज लिखेंगे, जिससे कि हमको आंसर करने में आसानी हो जाए। दूसरा पॉइंट यहाँ पर यह है कि जब भी कोई प्रश्न पढ़े तो उसके बाद उसे कॉपी पर लिखने का प्रयास जरूर करें। ये तो मैंने बताया। पॉइंट वाइज आंसर करने की कोशिश करें। मैं क्या करता था कि यहाँ से यहाँ अगर मान लीजिए कि मेरा टोटल आंसर है, इसमें कोई भी पॉइंट बना हुआ नहीं है, तो सलग क्वेश्चन को यहाँ से यहाँ तक याद करने में बहुत ज़्यादा परेशानी होती है, याद होगा ही नहीं। इसके लिए हमने दूसरा तरीका अपनाया कि इसमें सभी हेडिंग को मैंने याद कर लिया, और हेडिंग में क्या किए, हम अपना डिस्क्रिप्टिव अपने मन से डाल करके लिखना शुरू कर दिए। अगर मान लीजिए कि यहाँ तक मेरा हेडिंग आ गया, इसमें मैंने 2 सेंटेंस भी बना दिया, तो 10 यहाँ पर 5 हेडिंग है तो 10 सेंटेंस वैसे भी बन गया, तो मेरा एक पेज वैसे भी भर गया। और ये ज़रूरी है कि आपका राइटिंग भी थोड़ी बहुत अच्छी होनी चाहिए, और जो भी आपने खुद से सेंटेंस बनाया है वो आपका इफ़ेक्टिव सेंटेंस होनी चाहिए, वो आपका रिलेटिव सेंटेंस होनी चाहिए, जिससे कि ये पता चले कि जो क्वेश्चन आपसे पूछा गया है आपने उसी का उत्तर अपने भाषा में दिया है। ज़रूरी नहीं है कि आप किताब की भाषा लिखिए, किताब से सेम टू सेम मिलनी चाहिए, बल्कि आपका रिलेटिव होनी चाहिए, क्योंकि इस टाइप के प्रश्न को आप कई तरीके से उत्तर कर सकते हैं। तो इस बात को ध्यान में रखिए, पॉइंट वाइज आपको आंसर करना है, और इसके लिए प्रैक्टिस जरूर कीजिए। पढ़ते समय कोशिश कीजिएगा कि संबंधित पॉइंट को याद करें और लिखें। जैसे कि मैंने आपको बताया, अगर किसी प्रश्न के उत्तर में ये 5 पॉइंट बने हैं तो इसको कोशिश करेंगे कि याद करें, उसके बाद इसे लिखें, और यही पॉइंट हम बहुत सारे प्रश्न में ऐड कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि एक क्वेश्चन को हमने याद कर लिया, पॉइंट को, हेडिंग को, तो उसी क्वेश्चन में केवल यूज होगा। इसको हम बहुत सारे प्रश्न में यूज करेंगे। कैसे करेंगे वो भी हम आपको आगे अभी दिखाएंगे। तो दोस्तों अब बात कर लेते हैं बिहार डीएलएड का फर्स्ट सेमेस्टर प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन पेपर हमने टेलीग्राम पर डाल दिया है, उसी को हमने ओपन किया है। तो यहाँ पर इसमें हम एग्ज़ाम का रूटीन भी डाल दिए हैं, और नीचे आइएगा तो आप सभी को एडमिट कार्ड डाउनलोड करने से संबंधित एक वीडियो भी बनाए थे, जो कि आपका कल के ही दिनांक में जारी हो गया था। तो एडमिट कार्ड डाउनलोड कर लीजिए, साथ ही साथ एग्ज़ाम सेंटर का भी पता ज़रूर कर लीजिए। तो आपका पहला सब्जेक्ट है समाज शिक्षा और पाठचर्या की समझ। ये आशीष पब्लिकेशन का बुक है, तो आप इसे परचेज कर सकते हैं, अमेजॉन पर भी आपको मिल जाएगा। अब यहाँ पर हम बात कर लेते हैं जो आपका पहला पेपर है F1, यानी कि समाज शिक्षा और पाठचर्या की समझ, जो 2019 में पूछा गया क्वेश्चन था। तो ये सब्जेक्ट आपका टोटल 70 मार्क का होगा। बहुत ज़्यादा मायने रखता है आपका एक एक मार्क्स, क्योंकि आपका उद्देश्य जो शिक्षक बनने का है उसके लिए आपका सेमेस्टर मार्क्स होना बहुत ही ज़रूरी है। अगर आपका 80% प्लस नहीं आता है तो आगे आने वाली बहाली प्रक्रिया में आपको बहुत ज़्यादा परेशानी होगी। तो ज़रूरी है कि आप ज़्यादा से ज़्यादा मेहनत करें और अच्छे स्कोर प्राप्त करें, जिससे कि आपको मेरिट बनने में, बिहार शिक्षक बहाली जब होगी तो उसमें मेरिट बनने में आपको दुविधा न हो, किसी भी तरह की परेशानी नहीं हो। तो ये सब्जेक्ट आपका 3 घंटे का होगा। टोटल यहाँ पर प्रश्नों की संख्या मात्र 11 है, टोटल मार्क्स यहाँ पर 7 है। अब यहाँ पर देख लीजिए, 2 सेक्शन में आपसे प्रश्न पूछे जाएंगे, सेक्शन ए और सेक्शन बी। सेक्शन ए में आपका 6 प्रश्न दिया जाएगा, जिनमें टोटल का उत्तर 75 से लेकर 100 शब्दों में ही देना है, और प्रत्येक प्रश्न आपका 5 मार्क्स का होगा। तो 6 पंचे 30 मार्क्स का आपका यहाँ से हो गया, 40 मार्क्स का आपका लॉन्ग क्वेश्चन होगा। अब यहाँ पर देखिए, खंड ख में आपका जो है प्रश्नों की संख्या 5 है, 200 से 250 में आपको उत्तर देना है, और टोटल प्रश्न आपको 10 अंक का निर्धारित किया गया है। नीचे आएगा तो यहाँ पर सेक्शन ए में देख लेते हैं, जो आपका 30 मार्क्स का सेक्शन ए से पूछा गया है। इसको कहेंगे लघु उत्तरीय प्रश्न, जो आपका 5 यहाँ पर किसी भी 5 क्वेश्चन का आपको उत्तर देना है। 5 नहीं,
6 क्वेश्चन है, 6 का 6 आपको जवाब देना पड़ेगा, इसमें अथवा शामिल कर दिया है। अब यहाँ पर देख लेते हैं, जैसे कि पहला क्वेश्चन है आपका, बच्चों के समाजीकरण में उनके माता पिता की भूमिका की महत्वपूर्ण भूमिका क्या है। दोस्तों वीडियो को पूरा देखिएगा, तभी आपको समझ में आएगी कि मैं आपको पिछला क्वेश्चन भी दिखा रहा हूँ, जबकि मैंने आपको शुरुआती दौर में ही बोला कि VVI क्वेश्चन मैं आपको सजेस्ट करूँगा, तो वो क्वेश्चन नीचे है। मैं इस क्वेश्चन को क्यों रीड कर रहा हूँ, वीडियो को पूरा देखिए, जिससे कि आपको ये पता चल पाए कि ये जो क्वेश्चन मैं रीड कर रहा हूँ, यही क्वेश्चन आपको लॉन्ग क्वेश्चन में भी देखने को मिल रहा है। तो उसी आधार पर हम आपको आगे सजेस्ट करेंगे, इसलिए आप सभी धैर्य बनाइए और वीडियो को थोड़ा कहेंगे कि पूरा ज़रूर देखिए, जिससे कि आपको सही जानकारी मिल पाए। ये वीडियो थोड़ा लॉन्ग होगा, लेकिन आपके लिए काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल होगा। तो पहला क्वेश्चन है, बच्चों के समाजीकरण में उनके माता पिता की भूमिका महत्वपूर्ण है, स्पष्ट करें या फिर कैसे। तो यहाँ पर बच्चों के समाजीकरण में माता पिता की भूमिका, यहाँ पर 2 पॉइंट महत्वपूर्ण है। पहले तो आपको जानना होगा कि बच्चों के समाजीकरण यानी कि समाजीकरण क्या है, उसके बाद उसमें जो है माता पिता का योगदान बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण होता है। तो इस बात को आपको अपने शब्दों में कैसे लिखना है वो आगे देखेंगे। इसी में देखिए आपका अथवा में जो पूछा गया है, प्रमुख बाल अधिकारों के बारे में चर्चा करें, तो इसको भी हमने VVI क्वेश्चन में शामिल किया है और इसको भी शामिल किया है। अब ये जो है आपका शॉर्ट क्वेश्चन है, अति लघु उत्तरीय यानी कि लघु उत्तरीय क्वेश्चन है, तो इसी से रिलेटेड आपका दीर्घ उत्तरीय में भी पूछा गया है। अब यहाँ पर देखिए समाजीकरण से संबंधित है ये क्वेश्चन, प्राथमिक और द्वितीय स्तर के समाजीकरण को उदाहरणों के साथ स्पष्ट करें। तो यहाँ पर भी देखिए एक दूसरे से रिलेटेड क्वेश्चन है, तो यहाँ पर इस क्वेश्चन का आंसर आप कुछ यहाँ भी शामिल कर सकते हैं, कुछ यहाँ का उत्तर आप पहले प्रश्न में भी शामिल कर सकते हैं। इस बात को समझ गए। अगर आप नीचे आते हैं तो समाजीकरण, और यहाँ भी देखिए बच्चों के समाजीकरण में उनके परिवेश और पड़ोस की भूमिका को समझाइए। तो यहाँ पर देख लीजिए, जो पहला क्वेश्चन आपका था माता पिता की महत्वपूर्ण भूमिका क्या है, और यहाँ पर है उसके आसपास पड़ोस परिवेश की भूमिका को समझाइए। तो ये क्वेश्चन भी आपका कहीं ना कहीं एक दूसरे से रिलेटेड है। तो अगर आप रिलेटेड आंसर करते हैं तो वो आंसर गलत इसमें नहीं होता है। 100% जो है इसे गलत नहीं किया जा सकता है। उत्तर देने का कई सारे तरीके होते हैं, इसलिए आपका उत्तर थोड़ा अलग हो सकता है, बुक का उत्तर थोड़ा अलग हो सकता है। अगर मैं उत्तर दूं तो यहाँ पर कुछ अलग हो सकता है, तो इसके लिए घबराइए नहीं कि मेरा बुक से उत्तर नहीं मिल रहा है। अब यहाँ पर देखिए जो तीसरा प्रश्न है, यहाँ पर ध्यान दीजिए, बच्चों के समाजीकरण को परिवार की पालन पोषण की शैलियाँ किस प्रकार प्रभावित करते हैं। तो यहाँ पर था माता पिता की महत्वपूर्ण भूमिका, परिवेश पड़ोस की भूमिका। अब यहाँ पर जो है पालन पोषण जो होता है या फिर परिवार की जो पालन पोषण होती है समाजीकरण के लिए, वो किस प्रकार से प्रभावित करती है। तो ये 3 क्वेश्चन अभी आपने देखा जो कि एक दूसरे से रिलेटेड है। नीचे आएगा तो इसका जो अथवा दिया गया है, बच्चों के समाजीकरण की प्रक्रिया में विद्यालय की भूमिका, तो आस पड़ोस और परिवेश, इसमें जो है विद्यालय भी शामिल होता है। तो इस भूमिका में आप विद्यालय को भी शामिल कर सकते हैं और विद्यालय की भूमिका में आप इसको भी शामिल कर सकते हैं। तो यहाँ पर कहते हैं कि एक दूसरे से रिलेटेड आंसर, तो यही है कि अगर आप एक क्वेश्चन को अगर अच्छे से पढ़ लेते हैं, समझ लेते हैं, थोड़ा बहुत याद करके उससे प्रैक्टिस कर लेते हैं, तो आप उसको कई सारे प्रश्न के उत्तर में शामिल कर सकते हैं, क्योंकि ये सभी एक दूसरे से रिलेटेड है। जो मैं कहने चाह रहा हूँ, जो मेरी भावना है यहाँ पर कहने का, उसे आप समझ रहे होंगे। अब हम आते हैं चौथा नंबर के प्रश्न पर, समाजीकरण को प्रभावित करने वाले विभिन्न कारक। तो समाजीकरण को परिवार, स्कूल, परिवेश, आसपास, पड़ोस, पालन पोषण, खाना, बहुत सारे इस तरह के बिंदु हैं जो समाजीकरण को प्रभावित करता है। तो अभी हमने ऊपर में देखा कि बच्चों के समाजीकरण को प्रभावित करने वाले या फिर माता पिता या फिर पड़ोस या फिर
परिवेश या फिर स्कूल किस तरह से प्रभावित करते हैं। और उसी क्वेश्चन को यहाँ पर पूछा गया है कि समाजीकरण को प्रभावित करने वाले कारक। तो भाई समाजीकरण क्या है, समाजीकरण से आप क्या समझते हैं, इसे आप जरूर पढ़ेंगे। और इसको प्रभावित करने वाले कारक क्या क्या है, इसमें बहुत सारे हेडिंग बनेंगे, जिस हेडिंग की मैंने पीछे चर्चा किया है कि जिसको आपको नोट कर लेना है और उसे याद कर लेना है। जैसे कि विद्यालय प्रभावित करता है समाजीकरण को, तो पहला पॉइंट मैंने बनाया विद्यालय। तो विद्यालय पर मैं अगर लिखना शुरू करूं, अगर मुझे नहीं है मालूम, तो भी मैं 2 सेंटेंस यहाँ पर कम से कम बना दूंगा कि विद्यालय में बच्चे शिक्षा ग्रहण करते हैं द्वितीय स्तर पर, और प्राथमिक स्तर पर बच्चे अपने घर में कह सकते हैं कि शिक्षा ग्रहण करते हैं। तो इस तरह से जो है पहला विद्यालय बच्चे का जो होता है वो घर होता है, दूसरा स्कूल होता है। तो इस तरीके से हम यहाँ पर 2 सेंटेंस कम से कम बना ही देंगे। अगर समाजीकरण को प्रभावित करने वाले कारक जो हैं, इसका 10 पॉइंट अगर मैं बना लेता हूँ और 2-2 सेंटेंस इसमें बना दूंगा तो टोटल 20 सेंटेंस हो जाएंगे। तो अति लघु उत्तरीय या फिर लघु उत्तरीय प्रश्न के लिए 20 सेंटेंस में बताइए 100 वर्ड यूज नहीं हो जाएगा क्या? आराम से हो जाएगा। तो यही तरीका है, अगर आप एक क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ लेते हैं तो आपका ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन को सॉल्व करने की क्षमता या वर्ड की जो आपके पास कैपेसिटी होगी वो बढ़ जाएगी। अब यहाँ पर देखिए आपका क्वेश्चन का ट्रैक यहाँ से बदल रहा है। ज्योतिबा फुले ने अपने अभिलेखों में प्रमुखता किन मुद्दों को उठाया? ठीक, इसी जगह आपसे पूछा जा सकता है महात्मा गांधी, इसी तरह से आपसे पूछा जा सकता है रविन्द्रनाथ टैगोर। इसके बारे में भी हम चर्चा करेंगे। आगे हमने क्वेश्चन को कलेक्ट करके रखा है। इसके बाद देखिए यहाँ पर एक आपका डिफरेंट प्रश्न बन रहा है जो कि है सूचना एवं ज्ञान में अंतर क्या है? सूचना एवं ज्ञान में अंतर क्या है, उदाहरण सहित स्पष्ट करें। इसी के अथवा में जो दिया हुआ है विद्यालय के अंदर और बाहर के ज्ञान में गहरा जुड़ाव है कैसे? तो विद्यालय के अंदर और बाहर, इसको भी अगर कहीं ना कहीं अगर हम रीड कर लेते हैं तो थोड़ी सी भी बहुत लाइन हम इसमें लिख ही सकते हैं अपने मन से, जिससे कि हमसे एक भी प्रश्न छूटेगा नहीं छोड़ने का मतलब ये हुआ कि अगर आप इसमें कुछ भी लिखते हैं, अगर ये आपका 5 नंबर का है तो 3 नंबर 2 नंबर आराम से देगा। अगर आप कुछ भी लिखते हैं तो 3 नंबर 2 नंबर आराम से आपको मिल जाएगा, बशर्ते आपको रिलेटेड आंसर लिखना है। अब यहाँ पर देखिए जो आपका लास्ट क्वेश्चन है सेक्शन ए में, पाठचर्या और पाठ्यक्रम में क्या अंतर है स्पष्ट करें। बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है ये दोनों वर्ड। तो सबसे पहले कोशिश कीजिएगा कि जितने भी महत्वपूर्ण वर्ड हैं उस वर्ड को परिभाषित कैसे करें उसको पढ़ लीजिएगा। जैसे कि पाठचर्या क्या है, पाठ्यक्रम क्या है। अगर आप इस कीवर्ड को समझ गए तो अंतर आप खुद से डिसाइड कर लेंगे। आगे चलेंगे तो बिहार की पाठचर्या की रूपरेखा जो है BCF जो 2008 का है, उसके अनुसार मार्गदर्शक सिद्धांत क्या है उसका वर्णन करें। तो यहाँ पर आपको थोड़ा बहुत जो है कह सकते हैं परेशानी होगी, तो यहाँ पर आप अथवा वाले क्वेश्चन को सेलेक्ट कर सकते हैं। अगर हम नीचे आते हैं तो सेक्शन बी यहाँ से स्टार्ट होता है, जो कि आपका सेक्शन बी से 40 नंबर का क्वेश्चन पूछा जाएगा। इस टोटल F1 में अगर बात करें तो यूनिट की संख्या 5 है। 5 यूनिट में से आपको क्वेश्चन पूछा जाएगा, ठीक ना। तो 5 यूनिट कौन कौन सा है वो हम आपको आगे बताएंगे इसी वीडियो में। अब यहाँ पर देखिए पहला जो यहाँ पर क्वेश्चन है 7 नंबर का, यहाँ पर बताया गया है कि दीर्घ उत्तरीय प्रश्न 200 से लेकर 250 शब्दों में आपको उत्तर करना है, लेकिन 5 प्रश्न में से किन्हीं 4 प्रश्न का ही उत्तर करना है। तो प्रत्येक क्वेश्चन जो होगा आपका 10 नंबर का है, तो एक भी क्वेश्चन छूटना नहीं चाहिए, ठीक ना। अब यहाँ पर देखिए शिक्षा नए समाज बनाने की एक प्रक्रिया है, वर्णन करें। अगर आप जो है शिक्षा वर्ड जो है इस पर अगर आप कह सकते हैं एक निबंध टाइप से लिख लेते हैं, तो वो अगर आप उसको रिलेट कर देते हैं समाज से,
अपने वातावरण से, अपने स्कूल से, अपने जीवन से जोड़ देते हैं तो यही आपका उत्तर बन जा रहा है। कहीं ना कहीं आप देख रहे हैं कि शिक्षा जो है नए समाज के लिए, नए समाज बनाने की एक प्रक्रिया है। वर्णन करें। अगर शिक्षा नहीं रहेगी आज के युग में तो हमारा समाज और भी पिछड़े वर्ग में चला जाएगा। तो जो भी समाज आगे बढ़ रहा है तो उसके पीछे जो पहला रीजन है, महत्वपूर्ण रीजन है, वो है शिक्षा। अगर हमको समाज को आगे बढ़ाना है तो सबसे पहले हमारे समाज में शिक्षित व्यक्ति होना जरूरी है। तो इसके लिए जो है आप इसे कई तरीके से अपने से जोड़ करके उत्तर दीजिए, कोशिश कीजिए खुद से उत्तर करें। अगर आप चोरी करने में टाइम वेस्ट करते हैं तो यहाँ पर आपका टाइम वेस्ट हो जाएगा, लेकिन आंसर समाप्त नहीं होगा, सभी आंसर आप नहीं कर पाएंगे। तो इस बात को भी आप ध्यान में रखिएगा। आगे जो आपका क्वेश्चन है, विद्यालयों में बच्चों के समाजीकरण की प्रक्रिया। अब यहाँ पर देखिए बच्चों के समाजीकरण से संबंधित कितने प्रश्न बन चुके हैं। तो विद्यालय जो है किस तरह से प्रभावित करता है बच्चों के समाजीकरण में, शिक्षक की भूमिका क्या है, परिवार की भूमिका क्या है, उदाहरण सहित दिखाएं। तो आपने देख लिया। अगर आपने इस लॉन्ग क्वेश्चन को याद कर लिया तो हम ये नहीं कहेंगे कि भाई आप शॉर्ट क्वेश्चन को पढ़िए। यही मेरा कहने का उद्देश्य था, जो हमने 20 मिनट आप सभी को समझाया कि अगर आप गहन अध्ययन करते हैं प्रश्न को तो आपको ये पता चलेगा। अगर आप एक लॉन्ग क्वेश्चन को अच्छे से समझ लेते हैं, उसका जो मेन पॉइंट है उसको अच्छे से रीड कर लेते हैं, याद कर लेते हैं, तो आपका जितना भी लघु उत्तरीय प्रश्न है वो खुद से बन जाएगा, उसको याद करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। इसलिए इस लॉन्ग क्वेश्चन को आप MVBI मान लीजिए, मोस्ट VBI क्वेश्चन है आपके लिए, और इसको याद करना, समझना, प्रैक्टिस करना काफ़ी ज़रूरी है। इससे आपका लघु उत्तरीय और दीर्घ उत्तरीय प्रश्न ऑटोमेटिक बन जाएंगे। इसके बाद मैंने आपको बताया कि जैसे कि रविन्द्रनाथ टैगोर, ज्योतिबा फुले, महात्मा गांधी, उससे संबंधित यहाँ पर एक लॉन्ग क्वेश्चन और एक शॉर्ट क्वेश्चन आपको पूछे जाएंगे। आगे है आपका, आज के प्रतियोगी समय में उच्च अंक लाने के लिए दबाव को आप किस तरीके से समझते हैं। मतलब कि बच्चों पर दबाव किया जाता है कि तुम जो है अच्छे मार्क्स प्राप्त करो, तभी जो है तुमको ये मिलेगा, वो मिलेगा, या आगे की पढ़ाई के लिए रुपया मिलेगा, या फिर आगे की कॉलेज में एडमिशन मिलेगा। तो इसके लिए बच्चों पर कई प्रकार के दबाव बनाए जाते हैं। तो उसको आप खुद से लिखिए। पहले आप क्वेश्चन को अगर समझ जाते हैं तो इसका आंसर आपके माइंड में ऑटोमेटिक आने लगेगा। किस प्रकार से बालक पर मानसिक दबाव बनाया जाता है या बन जाता है प्रतियोगी परीक्षा को लेकर के। आंख बंद कीजिए और आराम से सोचिए कि आपका दिल से क्या जवाब निकल रही है, आपके माइंड से क्या निकल रही है, और अंधाधुंध लिखते चलिए। इसके बाद देखिए जो आपका लास्ट क्वेश्चन है, किन्हीं 2 पॉइंट पर आपको टिप्पणी लिखनी है। जैसे कि यहाँ पर ज्योतिबा फुले, रविन्द्रनाथ टैगोर, जे कृष्णमूर्ति, यहाँ पर गांधी जी, मारिया मॉन्टेसरी, NCF 2005, कुछ इस तरह से आपको पॉइंट दे दिए जाएंगे, जो कि आपको 3 में से किसी 2 का डिस्क्रिप्शन आपको लिखना है। तो ये हो गया एक तरह से निबंध आपको लिखना है, और इस पर आपको 5 मार्क्स और दूसरा पर आपको 5 मार्क्स मिलेंगे। अगर आप अच्छे से लिख लेते हैं तो यहाँ पर 2 या 3 नंबर आपको आराम से मिल जाएंगे। तो 5 नंबर यहाँ पर आपका हमेशा बना हुआ है। लेकिन अगर आप छोड़ देते हैं तो आपको कुछ भी नहीं मिलेगा। अगर आप एक शॉर्ट क्वेश्चन को लिखेंगे तो आपको 5 नंबर में 2 नंबर मिलेगा, ज़्यादा से ज़्यादा 2 नंबर, 3 नंबर, 4 नंबर मिलेगा। अगर उतना ही शब्द में आप एक लॉन्ग क्वेश्चन को लिख देते हैं तो आपको 10 नंबर का क्वेश्चन है तो 7-8 मार्क्स आपको प्राप्त हो सकते हैं, बशर्ते रिलेटेड कीवर्ड आप उसमें यूज कीजिएगा। तो इतना देर हमने केवल और केवल F1 से संबंधित जो प्रीवियस ईयर्स का क्वेश्चन पेपर था उसको हमने डिस्कस किया कि किस तरह से किस क्वेश्चन को हम अच्छे से पढ़ेंगे, जिससे कि एक क्वेश्चन से हमारा अधिक से अधिक प्रश्न सॉल्व हो सकता है। तो इस बात को आप समझ गए।
अब हम चलते हैं कि जो आपका VVI क्वेश्चन है उसको आप एक बार रीड कर लीजिएगा और आगे की वीडियो में हम आपको बताएंगे कि आखिर आपको किस तरह से अपना कॉपी लिखना है, किस तरह से आपको अपना उत्तर देना है। इस पर हम अलग से वीडियो लाएंगे। अभी हम देख लेते हैं जो आपका F1 से संबंधित जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन को हमने सेलेक्ट किया है उस क्वेश्चन को आप देख लीजिए। तो इसके लिए आप इसी PDF को आप ओपन करे रहिए और नीचे आएगा तो आप यहाँ पर देख सकते हैं ये आपका लघु उत्तरीय प्रश्न है। तो यहाँ पर जो है पहला ये क्वेश्चन है और यहाँ पर जो है बालक का समाजीकरण में परिवार का क्या योगदान है, संक्षेप में वर्णन कीजिए। तो ये एक आपका शॉर्ट क्वेश्चन है, लेकिन जब हम इसको लॉन्ग क्वेश्चन में पढ़ेंगे तो ये सारे शॉर्ट क्वेश्चन उसी लॉन्ग क्वेश्चन में आ जाएगा। तो हम यही कहेंगे कि शॉर्ट क्वेश्चन से आप समाजीकरण को याद कर लीजिए। समाजीकरण क्या है, समाजीकरण क्या है, बच्चे का समाजीकरण का अर्थ क्या होता है और इसको समाज समुदाय किस तरह से प्रभावित करता है, इसको आप ज़रूर पढ़िए। तो यहाँ पर जो टिक लगा हुआ क्वेश्चन है, यहाँ पर चौथा क्वेश्चन, पहला क्वेश्चन, और यहाँ पर हम बात करेंगे जो आपका 8वां क्वेश्चन है, ये भी आपका उसी से रिलेटेड है। तो आप इसको देख लीजिए 3 क्वेश्चन को। यहाँ पर नीचे आते हैं तो यहाँ पर आपको पूछा जाता है कभी कभी कि बाल अधिकार का आप शॉर्ट में व्याख्या कीजिए। इसके बाद हम नीचे आते हैं तो यहाँ पर देखेंगे कि आप बालक के समाजीकरण ये सब जो है किस तरह से प्रभावित करता है। तो इसको मैं नहीं कहूँगा उतना पढ़ने के लिए, खैर आप पढ़ सकते हैं। लेकिन यहाँ पर जो हम आपको एक लॉन्ग क्वेश्चन ही देंगे जिससे कि आप सभी को ये पता चल जाएगा कि जितने भी लॉन्ग क्वेश्चन को अगर हम पढ़ रहे हैं उसी में सभी शॉर्ट क्वेश्चन का आंसर छुपा हुआ है। लेकिन अगर आपको परिभाषा पूछ देता है समाजीकरण क्या है, ज्ञान क्या है, तो इस तरह के क्वेश्चन को आप याद कर लीजिए, परिभाषा को यहीं से पढ़ लीजिए शॉर्ट क्वेश्चन से। शिक्षा दर्शन का अर्थ क्या होता है, सूचना और ज्ञान से क्या तात्पर्य है, इस टाइप के प्रश्न को आप जो परिभाषिक है इसको आप यहाँ से शॉर्ट क्वेश्चन से रीड कर लीजिए। इसके बाद हम आपको यहाँ पर बोल देते हैं कि जो गांधी जी है, महात्मा गांधी हैं, रविन्द्रनाथ टैगोर है, ज्योतिबा फुले है, गिजू भाई है, इसके बारे में थोड़ा बहुत करके रीड कर लीजिए, सभी के बारे में, ठीक ना। ऐसा नहीं कि इसमें टिक लगा हुआ है तो इसी को आप पढ़िए। इसके बाद जो आपका है देखिए यहाँ पर ज्योतिबा फुले से संबंधित आ ही गया है। अब यहाँ पर जो हम आपको क्वेश्चन सजेस्ट कर रहे हैं वो आपको केवल और केवल लॉन्ग क्वेश्चन से ही कर रहे हैं। अब यहाँ पर दीर्घ उत्तरीय प्रश्न में जो यूनिट बन रहा है वो आपका 5 यूनिट है। पहला यूनिट में है बच्चे, बचपन और समाज। अब इस तीनों कीवर्ड को आप एक बार समझ लीजिए, एक बार पढ़ लीजिए, जिससे कि अगर हम आपको बच्चे, बचपन या फिर समाज से रिलेटेड क्वेश्चन पूछें तो आप इस पर निबंध टाइप से लिख सकें। आप में इतनी क्षमता हो जानी चाहिए। इसके बाद जो हमारा पहला प्रश्न है इस यूनिट में वो है आपका पहला, बच्चे तथा बचपन से आपका क्या अभिप्राय है, इसके सामाजिक संस्कृति अवधारणा का वर्णन करें। तो ये जो है अथवा में सेम क्वेश्चन है, ये अथवा में सेम क्वेश्चन है। अब यहाँ पर जो आपका तीसरा नंबर का प्रश्न है इसको हमने सजेस्ट किया है, तो आप इस प्रश्न को नोट कर लीजिए। पहला क्वेश्चन, तीसरा क्वेश्चन और यहाँ पर 5वां क्वेश्चन। तो यहाँ पर देख रहे हैं एक परिभाषा आपको यहाँ पर मिल गया और यहाँ पर प्रभावित करने वाले कारक है, इसलिए मैंने इसको सेलेक्ट कर लिया है। वैसे समाजीकरण की प्रक्रिया का जब वर्णन करेंगे तो ये प्रभावित करने वाले कारक इसमें शामिल हो जाएगा और ये भी इसमें शामिल हो जाएगा। तो दोनों क्वेश्चन सेम ही है, बशर्ते हम आपको ये दिखा दिए कि यहाँ पर जो है इस क्वेश्चन का जवाब देते हैं तो समाजीकरण क्या है, विभिन्न परिभाषाओं को लिखें और यहाँ पर आपको कारक मिल जाएगा। तो यहाँ पर आपको 3 प्रश्न यूनिट फर्स्ट में आपको मिल गया है। इसके बाद हम सेकेंड यूनिट में आते हैं, विद्यालय और समाजीकरण। बच्चे के कह सकते हैं समाजीकरण में विद्यालय की क्या भूमिका है, या फिर समाजीकरण, बच्चे का समाजीकरण क्या है, इस तरह का जो प्रश्न आपको पूछा जा सकता है। तो पहला प्रश्न आपका इसमें जो है डिटेल में इस पॉइंट को व्याख्या किया गया है, इसलिए हम पहला क्वेश्चन को
इसके बाद तीसरा क्वेश्चन को यहाँ पर हम शामिल किए हैं, जो कि आपको अभी पीछे भी जो हम फर्स्ट यूनिट में बच्चे के समाजीकरण में विद्यालय की भूमिका या प्रभावित करने वाले कारक वाले प्रश्न को यहाँ पर शामिल किए थे, तो यहाँ भी देखेंगे आप कि वो क्वेश्चन आ रहा है। तो आपको क्या पता चल रहा है कि मतलब एक यूनिट को भी अगर अच्छे से पढ़ लेते हैं तो दूसरा यूनिट भी मेरा कंप्लीट होता जा रहा है। इसके बाद हम नीचे आ रहे हैं, एक प्रश्न यहाँ पर हम आपको और देंगे, आलोचनात्मक चिंतन क्या है, ठीक ना। इस कीवर्ड को आप परिभाषित कैसे करें वो याद कर लीजिएगा। परिवार और पड़ोस तो आप जानते ही हैं, आगे पीछे वाले जो प्रश्न थे उसमें परिवार और आस पड़ोस किस तरह से बच्चे के समाजीकरण में भागीदारी होते हैं वो हम आपको बता दिए। तीसरा यूनिट जो है आपका, इसमें है शिक्षा और ज्ञान विधियों, जो परिक्षेप की समझ है उससे संबंधित प्रश्न। तो इसके लिए आप पहला क्वेश्चन को ज़रूर पढ़ लीजिए, जो कि आपका यूनिट सेकेंड में भी यही क्वेश्चन था। इसके बाद इस यूनिट में आप सभी को जैसे कि डॉक्टर राधाकृष्णन स्पेंसर की परिभाषा क्या है, इसके बाद शिक्षा के संबंध में कौन जो है अपना किस तरह का मत दिए हैं, इस टाइप के प्रश्न आपसे पूछे जा सकते हैं। तो इस तरह से आप जो है महात्मा गांधी, जैसे कि पीछे वाले प्रश्न में बताए, ज्योतिबा फुले, डॉक्टर राधाकृष्णन, इसने क्या टिप्पणी की है इसके संबंध में वो आपसे पूछा जा सकता है। इसके बाद इसी में जो एक प्रश्न और बनता है, शिक्षा के 4 स्तंभ है कौन कौन, तो इसमें जो है आपको डिटेल में मिल जाएगा, पॉइंट मिल जाएगा, तो वहाँ से आपको पॉइंट याद करने का एक कह सकते हैं अवसर मिल जाएगा। ज्ञान, और यहाँ पर देखेंगे कि ज्ञान क्या है और शिक्षा क्या है, इससे संबंधित मात्र इसमें प्रश्न बनते हैं। तो इसके लिए आप जो है पहला क्वेश्चन और यहाँ पर गांधी का मत, रविन्द्रनाथ टैगोर का मत, राधाकृष्णन का मत, स्पेंसर की परिभाषा, इसको आप एक बार अपने से रीड कर लीजिए। आगे है आपका, जैसे कि ये क्वेश्चन पूछा था, सूचना प्रसार क्या है, ज्ञान क्या है, अभी जो प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चन पेपर में हम आपको दिखाए, तो ये कभी कभी पूछता है। यूनिट 4 में जो आपका मेन क्वेश्चन है, इसमें आपको शिक्षाविदों के मौलिक लेखन की शिक्षा शास्त्रीय समझ क्या है, जैसे कि अभी यूनिट 3 में भी आपको बताए कि महात्मा गांधी का जो जीवन रहा है उस पर प्रकाश डाले, किस तरह से उन्होंने अपना मत दिया है, अपना समझ दिया है शिक्षा से संबंधित। तो इस तरह से जो शिक्षा शास्त्रीय है उसने अपना क्या योगदान दिया है शिक्षा में, समाजीकरण में, उस पॉइंट को आपको थोड़ी सी अपने स्तर से समझना है और लिखना है। उसी तरह से रविन्द्रनाथ टैगोर है, गिजू भाई है, यहाँ पर और भी बहुत सारे यहाँ पर मिल जाएंगे, ज्योतिबा फुले है। तो इस तरह से हम यही कहेंगे कि इस पर जो है आपको टिप्पणी पूछा जा सकता है। तो यहाँ पर ऐसा नहीं है कि हम आपको महात्मा गांधी दे दिए तो महात्मा गांधी ही आएगा, रविन्द्रनाथ टैगोर भी आ सकता है। तो इस पर जो है कहेंगे कि 5 सेंटेंस आप अच्छे से समझ करके याद कर लीजिए, जिससे कि आपको कोई भी इनमें से पूछे तो आपको वहाँ पर परेशानी नहीं हो। इसके बाद इसी में आता है मॉन्टेसरी मारिया, मॉन्टेसरी, इस तरह से बीसीएफ 2008 क्या कहती है, बीसीएफ 2005 क्या कहती है, इस तरह से आपको यूनिट 4 में क्वेश्चन पूछा जा सकता है। यूनिट 4 में ही 34 नंबर का क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, जो हमने यूनिट 1, यूनिट 2, यूनिट 3 में हम आपको बताए कि विद्यालय में समाजीकरण की प्रक्रिया और परिवार में समाजीकरण की प्रक्रिया में क्या अंतर है। तो ये एक दूसरे से रिलेटेड क्वेश्चन है। इसके बाद आपका 5वां और लास्ट यूनिट है पाठ्यक्रम। इसमें आपको पाठ्यक्रम से संबंधित प्रश्न पूछे जाएंगे। ये पाठ्यक्रम से आप क्या समझते हैं, इसके प्रमुख उद्देश्य को स्पष्ट कीजिए। तो इसमें से मात्र एक क्वेश्चन आप पढ़ लीजिए अच्छे से। इसके बाद आपका जितना भी सारा क्वेश्चन बनता है वो सारे के सारे क्वेश्चन आपको इसी से मिल जाएंगे। इसके बाद कुछ इम्पोर्टेंट प्रश्न बनते हैं, जैसे कि मैंने आपको बताया कि एनसीएफ 2005 क्या है,
उसके बाद जो है BCF 2008 क्या है, नई शिक्षा नीति तो 2020 में आया है, उससे भी पूछा जा सकता है। नई शिक्षा नीति 1986 क्या है, तो वो आपसे एक टिप्पणी के रूप में, निबंध के रूप में पूछा जा सकता है। इसके बाद आपका जो है यहाँ पर देखेंगे तो पहला क्वेश्चन जो आपका लघु उत्तरीय शामिल किए गए थे, इसलिए हम इसको शामिल किए थे कि क्योंकि इसमें प्रारंभिक बचपन से संबंधित चर्चा कर दी गई है, मध्य बचपन से संबंधित चर्चा, किशोरावस्था से चर्चा कर दी गई थी, इसलिए हमने इसको शामिल किया है। तो ये आपको पढ़ना जरूरी है, किशोरावस्था क्या है, जिससे अगर आपको इस टाइप के प्रश्न पूछते हैं विकास के कौन कौन से चरण हैं, तो प्रारंभिक, मध्य, किशोरावस्था, और भी इसमें कई सारे होते हैं जिसको यहाँ पर नेगलेक्ट किया गया है, लेकिन यहाँ पर मेन रूप से ये है। आगे आएंगे तो यहाँ पर सभी क्वेश्चन का आंसर आपको मिल जाएगा। समाजीकरण क्या है, उसका आंसर आपको किस तरह से देना है। इसमें जो है जो छोटा क्वेश्चन है, जो लघु उत्तरीय प्रश्न है, इसमें उतने सारे पॉइंट नहीं बनते हैं। जैसे कि अगर आप पॉइंट खुद से बनाने के प्रयास करते हैं तो आपके लिए आंसर करना बहुत ही आसान हो जाता है। जैसे कि हम आपको पूछ दें कि समाजीकरण की 2 विशेषता बतलाएं, या समाजीकरण जो है किस तरह से बच्चे का समाजीकरण में, कि यहाँ पर आपसे पूछा गया है कि समाजीकरण की 2 विशेषताएं बताएं। तो समाजीकरण की 2 विशेषताएं यहाँ पर आपको पॉइंट कर देने से क्या होता है कि ये प्रश्न का खंडन हो जाता है, तो आंसर करने में आसानी हो जाती है। इसलिए कोशिश कीजिएगा कि आप पॉइंट अगर बना लेते हैं तो आपका आंसर करना बहुत ही आसान हो जाता है। तो समाजीकरण जो है सीखने की प्रक्रिया है, यह जो है जीवन पर्यंत चलने वाली प्रक्रिया है। तो इस तरह से आपको पॉइंट बना लेना है, उसके अंदर आप कुछ न कुछ अगर पढ़े होंगे तो आप आराम से लिख सकते हैं। इसके बाद लॉन्ग क्वेश्चन भी आपको यहीं पर मिल जाएगा, सभी लॉन्ग क्वेश्चन हम यहाँ पर शामिल कर दिए हैं, तो आप एक बार जो है इसे देख लीजिए। और जैसे कि मैंने आपको बताया कि जैसे कि अनुवांशिकता, सामाजिकता, इस टाइप के कीवर्ड को आप जो है ज़रूर फोकस कीजिए, यहीं से आपको पॉइंट बनेगा। जैसे कि यहाँ पर है बच्चों के समाजीकरण को प्रभावित करने वाले कारक क्या है, तो अगर आप इसको पढ़ेंगे तो परिवार आपका कारक हो गया। परिवार से किस तरह से बच्चे जो हैं प्रभावित होते हैं, इसमें आप आंख बंद करेंगे और अपने बारे में सोचेंगे कि हमने किस तरह से परिवार में पला बढ़ा, पढ़ा, समझा, तो इस तरह से आप खुद से लिख सकते हैं। दूसरा पॉइंट है खेल का समूह। तो बचपन में हमने किस तरह से खेल के समूह के माध्यम से सीखा, बहुत सारे कुछ सीखा, और यहाँ पर और भी इसके अलावे कई सारे पॉइंट है जो समाजीकरण के लिए बेहद ही ज़रूरी होता है। तो इस पॉइंट को आप नोट डाउन करते हुए याद कर लीजिए, जिससे कि आपको प्रश्न का खंडन होने के बाद आंसर करने में आसानी हो जाए। भाषा है, धर्म है, राजनीति तथा आर्थिक संस्थाएं हैं, शिक्षा है, ये सारे के सारे पॉइंट प्रभावित करते हैं बच्चे के समाजीकरण में। अब वही आंसर आप यहाँ पर भी शामिल कर सकते हैं। माता पिता, परिवार किस तरह से जो है प्रभावित करते हैं, तो जो अभी आपने ऊपर में परिवार को देखा, उसी तरह से यहाँ पर इसमें भी रिलेट कर सकते हैं आंसर को। जैसे कि ये प्रमुख बाल अधिकार क्या है, जो 2019 में पूछा गया क्वेश्चन है लघु उत्तरीय में। तो देख लिया आपने, बाल का प्रमुख अधिकार क्या है, उसको आपको थोड़ा बहुत रीड करना है, जो कि आपके लिए काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। इसके बाद जो है संविधान, यहाँ पर भारत के संविधान में बाल अधिकार क्या क्या है, तो इसको जो है आप ज़रूर फोकस कीजिए। इस टाइप के प्रश्न को हम आपको यहाँ से एक आइडिया दे दिए कि आपको किस तरह से प्रश्न को, किस टाइप के प्रश्न को फोकस करना है, जिससे कि आप सभी कम प्रश्न को पढ़ते हुए ज़्यादा स्कोर कर पाएँ। तो मेरे कहने का जो मतलब था, अगर आप पूरा वीडियो को देखे होंगे, समझे होंगे, तो आपको सारी बातें समझ में आ गई होगी। जो मैंने इतने लंबे समय से आपको समझाने का प्रयास किया है, वो सारी बातें आपको समझ में आ गई होगी। अब यहाँ पर देखेंगे कि ये जो प्रश्न है, यहाँ पर देख सकते हैं शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009। तो इसमें जितने सारे ये पॉइंट बना है ना, इसी पॉइंट का हम चर्चा कर रहे हैं कि अगर आप इस तरह का पॉइंट बना लेते हैं तो आपको उत्तर देने में आसानी हो जाती है।
तो आगे का डिस्कशन हम आगे की वीडियो में लाएंगे, तो उसके लिए आप सभी इंतज़ार कीजिए। कोशिश करेंगे कि जल्द ही आ जाए। और आप सभी से रिक्वेस्ट है कि वीडियो को बनाने में बहुत ज़्यादा मेहनत लगती है, तो एक बार लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए। नए साथी हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस ज़रूर कर लीजिए। और हाँ, इसका PDF आपको टेलीग्राम पर मिल जाएगा, तो टेलीग्राम को ज्वाइन कर लीजिए, लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में है। मिलते हैं फिर से एक नए वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। लेकिन इतने क्वेश्चन को आप खुद से एक बार रीड कीजिए, रीड करने के बाद उसे प्रैक्टिस ज़रूर कीजिए लिखने का, वहाँ से आपको बहुत ज़्यादा हेल्प मिलेगी। तो ये था कुछ गैस क्वेश्चन जो हम आपको आंसर के साथ यहाँ पर दे दिए हैं। धन्यवाद।